तो लास्ट टाइम बात हो गई थी स्ट्रिंग्स की, अब ये है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लेसन। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअली, जो कि हमें डिसीजन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, स्विच हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया। तो ये है, इन्हें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब जैसे कि हम बेसिक प्रोग्राम्स बनाते हैं, इवन ऑड, इसमें हमें डिसीजन कंट्रोल की काफ़ी हेल्प मिलती है। तो पहले डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पे आते हैं इफ एल्स। तो सिंटैक्स तो सिंपल है, इफ़ रहता है उसमें टेस्ट कंडीशन रहती है ब्रैकेट में, और फिर उसके नीचे जो हमें अगर ट्रू हुआ इफ़, तो उसके नीचे जो रन करवाना है उसे कर्ली बेसिस में लिखते हैं। अगर इफ़ ट्रू नहीं हुआ तो वो सारे स्टेटमेंट्स रन नहीं होते हैं, उनको जंप कर देता है और नेक्स्ट पे एल्स पे चला जाता है स्टेटमेंट। एल्स नहीं लिखना ज़रूरी होता है हमें इफ़ के साथ, हम सिर्फ इफ़ लिख सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर हमें दो कंडीशन में स्विच करवाना है, जैसे कि या तो इवन होगा एल्स हमें ये रन करना, जैसे कि हम n को चेक कर रहे हैं कि इवन है ऑड है, तो इफ़ ब्रैकेट में n mod 2 इक्वल्स टू 0, फिर SOP नंबर इज़ इवन, एल्स SOP नंबर इज़ ऑड। तो ये इफ एल्स हो गया। अब इफ एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं हम, इफ़ में कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, एल्स इफ अगर ये कंडीशन हुई तो ये चलेगा, एल्स इफ ऐसे कर सकते हैं। और हाँ, इसमें वैसे कुछ बताने का तो है नहीं। हाँ, नेस्टेड इफ इसको बोलते हैं कि इफ़ कंडीशन है और उस कंडीशन के अंदर ही इफ एल्स लगे हुए हैं, तो ये इफ़ के अंदर इफ़ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अब इफ़ तो बहुत सिंपल है। स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कि सेकंड डिसीजन कंट्रोल्स स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट भी इफ़ के सिमिलर ही है। ये इसका सिंटेक्स लेकिन काफ़ी अलग होता है। ये इट अलाउज वेरिएबल्स टू बी टेस्टेड अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ वेयर ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड अ केस। ठीक है, तो इसमें हमें सिंटेक्स होता है इसका स्विच, और फिर स्विच के ब्रैकेट में कोई वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू को हमें चेक करना है, केसेस से कंपेयर करना है। और मतलब वो एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर वो वहाँ पे वैल्यू ही होगी कोई, और उससे हमें सारे केसेस से चेक करना है, और चेक हुई तो वो स्टेटमेंट्स रन करना उसके अंडर में जो होंगे। या फिर अगर किसी भी केसेस से मैच नहीं हुई तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, जो कि अगर एक भी केस रन नहीं हुआ तो हमें डिफ़ॉल्ट चलाना है। हाँ, तो स्विच ब्रैकेट में एक्सप्रेशन, फिर कर्ली ब्रेसेस में सारे केसेस आते हैं। केस 1, जैसे कि अगर हम चेक कर रहे हैं नंबर्स, यूज़र ने इनपुट दिया है n कुछ, और हमें चेक करना है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। अगर स्विच केस से चेक कर रहे हैं तो स्विच n केस 1 कॉलन स्टेटमेंट्स SOP नंबर इज़ 1। फिर अगर अब ये रन हो चुका है तो इसके बाद इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब अगर नंबर इज़ 1 ये रन हो चुका है तो केस 2 पे ना जाए वैल्यू, इसके लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट रन हो जाते हैं तो फिर सारे केसेस को एक के बाद एक रन करते चला जाता है। एक भी केस में अगर वो एंटर कर जाता है तो उसके बाद वाले सारे केसेस रन हो जाते हैं। तो ये नहीं करने के लिए हमें स्टेटमेंट्स रन करने के बाद ब्रेक लगाना होता है। तो केस, वैल्यू, कोलन, स्टेटमेंट्स और फिर ब्रेक सब में लगा देते हैं, और डिफ़ॉल्ट में भी कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें एक और बात है, इसमें केसेस ऊपर नीचे लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी बीच में लिख सकते हैं। बस हमें ब्रेक का ध्यान लगाना होगा कि कहाँ ब्रेक लगाना है और कहाँ लास्ट वाले में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स है ही नहीं। अब बात आती है स्विच स्टेटमेंट जावा में बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट और स्ट्रिंग्स पे भी लगाया जा सकता है। C++ में सी में पता है मुझे तो कि
बाइट शॉर कैर इंट के अलावा स्ट्रिंग्स पे नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जावा में इसको स्ट्रिंग्स पे भी लगाया जा सकता है। फ्लोट पे तो नहीं लगाया जा सकता, बस स्ट्रिंग्स पे लगाया जा सकता है। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है जावा में। अब होती है क्लबिंग केसेस की बात। तो अगर हमें दो केसेस क्लब करने हो, हमें दो केसेस क्लब करने हो तो हमें केस लिखना होगा। जैसे कि हमें अगर चेक करना है कि कोई भी दो केसेस क्लब करने हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कहाँ गया? जैसे कि केस वैल्यू 1 फिर कोलन केस वैल्यू 2 केस वैल्यू कोलन केस वैल्यू 3। अगर ये तीनों केसेस होंगे तो हमें कुछ एक रन करना है। जैसे कि उसकी बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, वो वॉवेल्स चेक करना है। तो वॉवेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो अपर केस में हो सकते हैं, एक लोअर केस में हो सकते हैं। तो केस ए, केस स्मॉल ए कोलन केस कैपिटल ए, SOP इट इज़ अ वॉवेल। केस ए के बाद केस ई कोलन केस कैपिटल ई। अगेन प्रिंट वॉवेल केस आई केस कैपिटल आई, दोनों के बीच में कॉलन आएगा और आखिरी में भी कॉलन और फिर वैल्यूज़, और आखिरी में ब्रेक भी आएगा सब स्टेटमेंट्स ख़त्म होने के बाद। तो ऐसे क्लबिंग हो सकती है इसमें। अब बात आती है टर्नरी ऑपरेटर की, जो कि थर्ड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। अब टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा अच्छा है जावा में, क्योंकि इसका सिंटेक्स तो काफ़ी सिंपल होता है। एक कंडीशन होती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, फिर उसके बाद ट्रू अगर ट्रू हुआ तो ये एक्सप्रेशन आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ऐसा उसका सिंटेक्स होता है। तो कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन फॉल्स एक्सप्रेशन। तो ये काफ़ी सिंपल होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है, जावा और सी में डिफरेंस क्या आता है कि जावा जो है टर्नरी ऑपरेटर से कुछ रिटर्न करवाती है और सी जो है वो रिटर्न नहीं करवाती है। वो सिर्फ एक्सप्रेशंस रन करवाती है कि ट्रू होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन रन करेगा, फॉल्स होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन रन करेगा। लेकिन जावा में वो एक्सप्रेशन एक वैल्यू रिटर्न करता है तो ही वहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अगर ये स्टेटमेंट ये कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स हुई तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। और उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, वैलिड वेरिएबल में, जो कि उसको वैल्यू को स्टोर करने में कैपेबल हो। तो ये बात हुई जावा में। और अगर हम सी जैसे लिख दें, अगर इसको किसी में स्टोर ना करवाएं उसको, तो एक्सेप्शन आ जाती है। तो ये तो बात हो गई टर्नरी ऑपरेटर की। अब ठीक है, अब वैसे तो इतनी उसकी बात थी। अब अगला जो है वो है स्कैनर क्लास, जो कि हमें इनपुट लेने में हेल्प करने वाली थी। अब स्कैनर क्लास की बात इसमें ही कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है स्कैनर क्लास यूज़ करने में, या फिर अभी प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हम स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो system.out.println हियर, अगर इस लाइन को हम देखें तो आउट जो है system.out वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और println इज़ अ मेथड उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है आउट, और println जो है मेथड है, और सिस्टम जो है वो क्लास है, और ये प्री डिफाइंड है हमारे जावा में। आउट रेफरेंस जो है वो एक कंसोल विंडो से कनेक्टेड है जिस पे हमें आउटपुट दिखता है और चीज़ें दिखाता है। तो ये रेफरेंस जो है, जब रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है, तो ये वाला जो आउट रेफरेंस है ये कंसोल विंडो से कनेक्टेड है, जो कि डिस्प्ले करवाता है थिंग्स। अब हम इनपुट ले सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि
वी हैव टू इनपुट वैल्यूज़ इवन बिफोर रनिंग प्रोग्राम, मतलब हम इंटरेक्टिव नहीं हो सकते प्रोग्राम के साथ, हमें बिफोर हैंड वैल्यूज़ देनी पड़ती है प्रोग्राम रन होने से भी पहले। बस हमें वैल्यू दे के बैठना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि प्रोग्राम इसको ठीक ठाक एग्जीक्यूट करेगा, हम इंटरेक्टिव नहीं हो सकते उसके साथ। तो अगर स्कैनर यूज़ करेंगे तो हम प्रोग्राम के साथ इंटरेक्टिव हो सकते हैं, रन टाइम पे हम इनपुट दे सकते हैं। अब बात आती है कि सिस्टम और डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की तो बात हो गई है। अब सिमिलर टू SOP हमारे पास एक और प्री डिफाइंड एक्सप्रेशन होता है सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, जो कि कंसोल विंडो से इनपुट लेता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें स्कैनर क्लास यूज ही को करना पड़ा जब एक प्री डिफाइंड एक्सप्रेशन है हमारे पास सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, कंसोल विंडो से इनपुट लेता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर रीड करता है, इनपुट का फर्स्ट कैरेक्टर रीड करता है और उसका यूनिकोड रिटर्न करता है। तो अगर हमें बहुत एक कैरेक्टर तो हम हमेशा इनपुट नहीं देते, हम ज़्यादा ही कैरेक्टर इनपुट देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमेशा हम वन कैरेक्टर में डील नहीं करते ऑब्वियसली। तो इसलिए हमें स्कैनर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब स्कैनर की बात कर लेते हैं। तो देखो जावा में ऐसा होता है कि स्कैनर क्लास यूज़ होती है इनपुट्स लेने के लिए। अब इनपुट कैसे ले सकते हैं, इनपुट बहुत सारे डिवाइसेस से ले सकते हैं। अभी तक तो हम दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जावा एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से डील करती है। अब हम कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं, हम माउस क्लिक से इनपुट दे सकते हैं, हम टच डिवाइसेस से इनपुट दे सकते हैं, हम वेबकैम से इनपुट दे सकते हैं, हम ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से इनपुट दे सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इनपुट देने के लिए। अब जावा इन सब चीज़ों से डील करती है स्कैनर क्लास के थ्रू। तो अब बात करते हैं स्कैनर का सिंटेक्स क्या है। स्कैनर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। तो अगर हमने ऐसा लिखा स्कैनर KB इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। अब इसमें समझने की बात यह है कि KB जो है वो तो रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। अब न्यू स्कैनर से हमारा नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन हमें ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा। सिस्टम डॉट इन जो है वो स्कैनर क्लास को ये बता रहा है कि आपको इनपुट लेना कहाँ से है। मल्टीपल जगह से इनपुट ले सकता है जावा, बट सिस्टम डॉट इन ये बताता है कि आपको कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना है अभी। तो इसलिए हमने सिस्टम डॉट इन लिखा है उसमें। अब होता क्या है कि भी जो स्कैनर का रेफरेंस बनाया है वो कनेक्टेड होता है सिस्टम डॉट इन स्कैनर ऑब्जेक्ट से, और वो स्कैनर ऑब्जेक्ट कीबोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो इनडायरेक्टली बोले तो अब KB हमारा कीबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है ना। और सिस्टम भी क्लास है, सिस्टम डॉट इन उसका मेंबर है, तो वो अलग बात हो गई। अभी तो खैर स्कैनर की बात करते हैं। ओके सिस्टम डॉट इज कनेक्टेड टू कीबोर्ड, ये बताया चुका है। एक्चुअली कनेक्टेड टू इनपुट बफर, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट we say that so indirectly we can say that object KB that we created is now connected to keyboard। मतलब ऑब्जेक्ट बफर से कनेक्टेड होता है, ना कि बिल्कुल इनपुट डिवाइस से ही। ऑब्जेक्ट बफर से कनेक्टेड होता है। ऑब्जेक्ट बफर मतलब जहाँ पे इनपुट्स आके एकदम स्टैक होते जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्कैनर क्लास मेथड्स की। अब स्कैनर क्लास है तो सही, पर उसको यूज़ कैसे करना है। कुछ भी स्कैन करवाया हमने तो पता कैसे रहेगा कि वो इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है, क्या है। तो उसके लिए इनपुट मेथड्स हैं। पहली है नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट INT। मेथड्स में ये बात ध्यान रखने की है कि क्लासेस का नाम जो होता है वो अपर केस से चालू होता है और फिर लोअर केस। अगर क्लासेस का नाम में मल्टीपल वर्ड्स हैं, जैसे कि यूज़र डिफाइंड, ये तो गलत एग्जांपल हो जाएगा। यूज़ एम्प्लॉय, एक क्लास का नाम है यूज़ एम्प्लॉय,
तो यू कैपिटल होगा और एम्प्लॉय कैपिटल होगा, दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगी। इस तरीके से हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्लास का नाम डिफाइन करते हैं। तो इसको बोलते हैं पास्कल नोटेशन। अब मेथड्स जो होती है वो कैमल नोटेशन में लिखते हैं हम उन्हें। कैमल नोटेशन मतलब लोअर केस से स्टार्ट होती है, फिर जैसे ही नेक्स्ट वर्ड आता है वो कैपिटल हो जाता है उसका फर्स्ट लेटर, और फिर स्मॉल हो जाती है। तो ये कैमल शेप बनाता है, इसलिए इसको कैमल नोटेशन बोलते हैं। अब पहली क्लास आती है स्कैनर में, पहली मेथड आती है नेक्स्ट इंट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इंटीजर रिटर्न करेगी इनपुट लेके। नेक्स्ट फ्लोट होती है इसमें, नेक्स्ट डबल होती है, नेक्स्ट बुलियन होती है। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। और एक और बात, इसमें स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए दो होती है, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। अब अगर क्या बोलते हैं हम, नो मेथड फॉर कैरेक्टर्स बिकॉज सिंगल कैरेक्टर इनपुट कैन बी इनपुटेड यूजिंग system.in.read, तो फिर उसके लिए अलग से मेथड क्यों बनेंगे। तो स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट मेथड जो होती है वो नेक्स्ट स्ट्रिंग लेती है स्पेसेस के बिना, मतलब पहला जो स्ट्रिंग होगा उसको ले लेगी। और नेक्स्ट लाइन जो मेथड होती है स्ट्रिंग के लिए, वो पूरी लाइन जो होती है नेक्स्ट, उसको एंटर तक जितनी भी स्ट्रिंग हम कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं वो सारी ले लेती है। तो ये अंतर होता है। अब इम्प्लीमेंट करने की बात पे आते हैं। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर KB इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। अब अगर हमें एज इनपुट करवानी है तो इंटीजर एज बनाएंगे, फिर एज इक्वल्स टू KB.nextInt, उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उस ऑब्जेक्ट में मेथड होगी, उस ऑब्जेक्ट की क्लास में मेथड होगी नेक्स्टInt, तो हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को यूज़ करेंगे KB.nextInt, तो उससे इनपुट आ जाएगा और हम उसका यूज़ कर लेंगे। ऐसी सारी क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग नेम इनपुट करवा रहे हैं तो स्कैनर बनाएंगे पहले स्कैनर KB इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in कीबोर्ड के लिए यूज़ हो रहा है, सब याद रखने की बात है। अब नेक्स्ट लाइन ही लेंगे, किसी अगर फर्स्ट नेम ले रहे हैं तो नेक्स्ट लिख देंगे बस, और नेक्स्ट लाइन अगर पूरा नेम ले रहे हैं तो ये बात हो गई। हाँ, अब एक और बात आती है। हाँ, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट की तो बात हो चुकी है। कैरेक्टर अगर हमें इनपुट लेना है तो system.in.read यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर लेना है तो ऑब्वियसली बात कि हम कैरेक्टर वो वाली मेथड यूज़ सकते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर्स के लिए बनी है। तो दूसरी मेथड ये है कि हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएं, नेक्स्ट लें, नेक्स्ट से हम इनपुट लें, एक पूरा वर्ड इनपुट होगा, लेकिन हमें सिर्फ पहले ही कैरेक्टर चाहिए तो हम पहले तो KB बनाए ऑब्जेक्ट, तो str नाम का एक कैरेक्टर बनाए और उसमें KB.next करके पहला वर्ड इनपुट करवा दें। अब वो str में पहला वर्ड इनपुटेड है str स्ट्रिंग में, तो अब कैरेक्टर अगला लें और हम char add 0 कर देंगे। तो स्ट्रिंग में तो एक ही कैरेक्टर वैसे, पर वो अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, तो char add 0 कर देंगे str.char add 0, तो पहला कैरेक्टर जो है वो हमें मिल जाएगा, उसको किसी में स्टोर करा देंगे, यूज़ कर लेंगे। और दूसरी जो पहली जो मेथड थी system.in.read, तो उसमें तो हमें वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है स्कैनर क्लास में, क्योंकि स्कैनर क्लास से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। बट बहुत बड़ी बात है इसमें कि इसमें हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो इसलिए हम ही इसको इग्नोर करेंगे। अब इसके बाद आएंगे लूप्स, तो जो कि हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके।